Good morning all. Our last lecture was on friction and we studied about the cause of friction, types of friction, then kinetic friction, and in kinetic friction the direction of kinetic friction and magnitude of kinetic friction. Our topic is friction and we were solving the problems on the magnitude and direction of kinetic friction. Let us take one more example. It is a block 2 kg, initial velocity u equal to 10 meter per second, mu k, coefficient of kinetic friction is 0.2 and one additional external force is applied on block, that is 2 Newton. Find magnitude and direction of kinetic friction acting on block and acceleration of block. इस केस में नई बात यह है कि हमें दिमाग में आ सकता है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या फिर इनिशियल जो वेलोसिटी है ब्लॉक के पास उसके अपोजिट लगेगा, हमें इसमें से पता होना चाहिए. तो हम कहेंगे फ्रिक्शन को एक्सटर्नल फोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. इस ब्लॉक की इस वेलोसिटी के कारण ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के पास रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. का मतलब ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड है के अपोजिट लगेगा. F kinetic equal to mu k into n and it comes out 0.2 into normal equal to mg, यानी 2 into g. Taking g equal to 10, it becomes 4 Newton and external force is 2 Newton. So the acceleration of block is 4 plus 2 divided by mass, that is 2 kg. It is 6 by 2 equal to 3 meter per second square. And direction of acceleration is in the direction of net force, that is minus I cap, taking positive x direction here and positive y direction. So the initial acceleration of block is 3 meter per second square minus I cap in negative x direction and magnitude is 3. So in this example we are coming to know that the friction opposes the relative motion, not the external force. काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स के बाद अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट वाज kinetic friction, now we are coming to static friction. Second type, static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लेते हैं कि हमारे रूम के अंदर एक अलमीरा रखी हुई है. मान लेते हैं ये अलमीरा है. जब कभी भी हम इस अलमीरा पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं 1 न्यूटन, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया लेकिन अलमीरा जो है वो चली नहीं.
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलमीरा थी पहले रेस्ट में थी, पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, और मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, उसके बाद ये नहीं चली तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में। बताइए, मैंने एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगाया उसके बाद भी अगर अलमीरा इक्विलिब्रियम में है तो निश्चित रूप से मेरे फोर्स को अपोज करने वाला बराबर मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स डेवलप हुआ होगा, फोर्स लगा होगा। तो इन दो बॉडीज के बीच में एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो वर्टिकल डायरेक्शन में था, बॉटम सरफेस ने जो इस पे नॉर्मल लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में था, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। हम कहेंगे दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगने वाले कॉन्टेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है तो उसका नाम है फ्रिक्शन। क्या कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट किए थे हमने? कॉन्टेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर था, नाम दिया हमने उसको नॉर्मल। कॉन्टेक्ट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल था, हमने नाम दिया उसको फ्रिक्शन। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बॉडी चली नहीं, इसका मतलब इतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स इस बॉडी पर लगा होगा। यहां पे वो कॉन्टेक्ट फोर्स अगर है तो फिर उस फोर्स के कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल है उसका नाम होगा फ्रिक्शन। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इनिशियली 1 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चली, इसका मतलब फ्रिक्शन लगा होगा 1 न्यूटन। फिर मैंने इस फोर्स को बढ़ा के कर दिया 2 न्यूटन, फिर भी बॉडी नहीं चली, इसका मतलब वो फोर्स रहा होगा 2 न्यूटन। मैंने फोर्स को बढ़ाकर 10 न्यूटन कर दिया, फिर भी बॉडी नहीं चली, इसका मतलब वो फ्रिक्शन लगा होगा 10 न्यूटन। इसका मतलब ये कोई ऐसा फोर्स है जो जरूरत के हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है कैसे बोला? हम कहेंगे हम इधर से फोर्स लगाया फिर भी नहीं चला तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उधर लग गया होगा। अब हम आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे। ये जो फोर्स था जो इसके रिलेटिव मोशन की कोशिश का अपोज कर रहा था उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो क्या कहेंगे? द friction force between two contact surfaces, friction force between two contact surfaces when there is no relative motion between the surfaces, or you can say the friction force which opposes the tendency of relative motion between two contact surfaces। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मीनिंग हुआ कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रखी हुई थी या कोई दो बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं थी, फिर कोई उनके बीच में रिलेटिव मोशन करवाने की कोशिश करे लेकिन वो आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं आए, तब तक उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, जो उनकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज कर रहा होता है, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका ये रहेगा, जब कभी भी कोई दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी हो, मान लेते हैं मास का ब्लॉक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, डायरेक्शन पता करनी हो तो क्या करो, इस ब्लॉक यानी इस बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शन के अलावा सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स पता करो। इस बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शन के अलावा लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स पता करो। रिजल्टेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल आता है, रिजल्टेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल आता है वो पता करो। फिर फ्रिक्शन हमेशा उस
कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में उस कंपोनेंट के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही लगता है जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट जितनी कोशिश करेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल स्लाइड करवाने की, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस कारण से बॉडी रिलेटिव मोशन में नहीं होगी। क्या तरीका रहेगा? ब्लॉक पर फ्रिक्शन के अलावा लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स पता करो, फिर रिजल्टेंट फोर्स का वो कंपोनेंट पता करो जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल हो। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितने मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट था कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल, उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, और डायरेक्शन में होगा उस कंपोनेंट के अपोजिट। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही जिम्मेदारी निभाएगा कि इन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। वो रिलेटिव मोशन रोकने के लिए जितना चाहिएगा, जिधर चाहिएगा उधर उतना लगेगा। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, mg और नॉर्मल आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो गए। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही मैंने F लगाया, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का लग गया। इस कारण से इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। सही। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से का मतलब हुआ कि आप इस बॉडी को मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F, मान लेते हैं 1 न्यूटन, तो इसको रोकने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिएगा उतना लगेगा, यानी 1 न्यूटन लगेगा। फिर F को बढ़ा के आपने अगर कर दिया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगेगा। आपने F को बढ़ा के कर दिया 5 न्यूटन, फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा। तो जरूरत के हिसाब से लगेगा, लेकिन इसकी लिमिट की हम बात कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना लगेगा? F स्टैटिक मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। F static max equal to mu s into n, where mu s is coefficient of static friction and n is normal between two contact surfaces. n is normal between two contact surfaces. ये F स्टैटिक जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है F स्टैटिक की। बाकी अगर पूछा जाए कि F स्टैटिक लगेगा कितना, तो हम कहेंगे F स्टैटिक 0 से लेकर F स्टैटिक मैक्स तक जितने की जरूरत होगी उतना लगेगा। आप 1 न्यूटन से बॉडी को चलाने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग जाएगा। आप 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कभी ना कभी स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा। का मतलब आप उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तब उन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बीच जरूरत के हिसाब से लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, स्व समायोजी फोर्स।
मतलब जरूरत के हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। इसके वेरिएशन के ग्राफ को मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। मान लेते हैं कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स F को धीरे धीरे इधर बढ़ाया, इधर मैं फ्रिक्शन को दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं इनिशियली जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा था, यानी इन दोनों सरफेसेज के बीच में रिलेटिव मोशन की कोई कोशिश या टेंडेंसी नहीं थी, तब फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो था। फिर मैंने इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो पीछे फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। मान लेते हैं ये एफ स्टैटिक मैक्स है, किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर। जब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एफ स्टैटिक मैक्स के बराबर हो जाएगी, उसके बाद अगर हमने एफ और बढ़ाया तो फ्रिक्शन और नहीं बढ़ेगा और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैंने एक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड में एक छोटा डिप दिखाया है। उसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, यानी इन दोनों सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तब फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है? ये नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है, यानी यहां पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से जरा सी कम क्यों होती है, उस पे भी थोड़ा सा हमें अंदाजा होना चाहिए। हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। होता क्या था, फ्रिक्शन का कोज क्या था कि दो कारण थे। कोई दो कांटेक्ट सरफेस में के बीच रिलेटिव मोशन की अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जो लगता है उसके दो खास कारण थे। एक तो इंटरलॉकिंग बिटवीन एक्सटेंडेड पार्ट्स और दूसरा बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेज इन कांटेक्ट। तो आप सोच के देखिए, जब मैं इसको रिलेटिव मोशन स्टार्ट कराऊंगा, मुझे इनिशियली जो इन दोनों के सरफेसेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में बने हुए बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और रिलेटिव मोशन स्टार्ट कराना पड़ेगा। पहली बात, एक बार इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो मोशन स्टार्ट होने के बाद आगे उतने अच्छे बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। एक तो ये कारण हो गया फ्रिक्शन कम होने का। क्या, जब रिलेटिव मोशन नहीं था तब बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी थी, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने के बाद उतने जल्दी वापस बॉन्ड नहीं बन पाते, इसलिए अपोज थोड़ा कम होता है। दूसरा कारण हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक गाड़ी को आपने किसी जगह पे रोक रखा है, गाड़ी का पीछे वाला पहिया मान लेते हैं एक नाली के अंदर रुका हुआ है और गाड़ी रुकी हुई है। रुकी हुई गाड़ी को उस नाली में से स्टार्ट करके आगे बढ़ाना मुश्किल काम है और चलती गाड़ी को नाली पार कराना आसान काम है। चलती गाड़ी को नाली पार कराते हैं तब उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी नाली में रुकने के बाद वापस स्टार्ट करने में आती है। ठीक वैसी बात है एक्सटेंडेड पार्ट्स के बीच में जब बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड पार्ट्स की इंटरलॉकिंग होती है, इसको ब्रेक करके रिलेटिव मोशन स्टार्ट कराते हैं तो शुरुआत में ज्यादा जोर आएगा, फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगा तब कम जोर आएगा। का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। कभी अगर किसी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू दी हुई है और कोई चर्चा नहीं की कि ये काइनेटिक है कि स्टैटिक, तो हम उन दोनों को बराबर ले सकते हैं। एफ काइनेटिक एफ स्टैटिक में जरा सा डिफरेंस होता है तो कुछ क्वेश्चंस में उसको इक्वल लिया जा सकता है अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं हो। और अगर बोला गया है कि ये एफ म्यू एस है, ये म्यू के है, तो फिर म्यू एस जो है वो ग्रेटर देन म्यू के होगा। यानी हम कह सकते हैं म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के।
mu s is slightly greater than mu k, or in some cases it may be equal to mu k. Now we come to the example of static friction. सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का मास लेते हैं 10 kg। इधर लिखा है म्यू एस इक्वल टू 0.5, म्यू के इक्वल टू 0.4 और इधर एफ एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पहला केस लेते हैं कि अगर F इक्वल टू 10 न्यूटन हो तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन सी नेचर का लगेगा और किधर लगेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले चेक करना चाहिए कि इस फोर्स को लगाने पे इस पे इसका रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी नेचर का लगेगा ये चेक करने के लिए पहले हमें चेक करना चाहिए एफ स्टैटिक मैक्स कितना लग सकता है। एफ स्टैटिक मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन इक्वल टू 0.5 इंटू नॉर्मल एम जी। यहां पे नॉर्मल की वैल्यू एम जी आएगी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नॉर्मल इक्वल टू एम जी, तो 10 इंटू जी, टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस कम्स आउट 50 न्यूटन। फिर हमें क्या चेक करना है, एफ एक्सटर्नल लेस देन इक्वल टू एफ स्टैटिक मैक्स। ऐसा अगर होता है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को पार नहीं कर पा रहा है, यानी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं करवा पाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कौन सी नेचर का फोर्स लगेगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं करवा पाएगा, मतलब स्टैटिक नेचर का। कितना लगेगा, एफ स्टैटिक लगेगा, एफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब हुआ इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रोक के रखने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना लगेगा। रिक्वायर्ड कितना है, एफ एक्सटर्नल के बराबर यानी 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, जो इसकी रिलेटिव मोशन करवाने की कोशिश कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमारे मन में आ सकता है कि ये फोर्स अगर 20 न्यूटन होता तो क्या होता, हम कहेंगे वो भी एफ स्टैटिक मैक्स से कम होता, इसलिए रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हो पाता, उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता। हम 20 न्यूटन लगाते तो पीछे 20 न्यूटन लग जाता। हम 49 न्यूटन लगाएंगे तो पीछे 49 न्यूटन लग जाएगा। हम बढ़ाते हुए इसको 50 न्यूटन तक पहुंचाएंगे तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते 50 न्यूटन तक पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि एफ स्टैटिक मैक्स 50 न्यूटन लग सकता है। जैसे ही हम एफ स्टैटिक की लिमिट को पार करेंगे इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा और उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ इक्वल टू 60 न्यूटन। मान लेते हैं कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 60 न्यूटन। हमें पता है कि एफ स्टैटिक मैक्स कितना लग सकता है, हम कहेंगे यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने 50 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन एफ स्टैटिक मैक्स हो तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है और फ्रिक्शन लगता है कौन सी नेचर का, काइनेटिक नेचर का। तो चेक करना चाहिए एफ काइनेटिक कितना आएगा, तो हम कहेंगे म्यू के इंटू एन। म्यू के था 0.4 इंटू नॉर्मल था 100 न्यूटन इक्वल टू 40 न्यूटन। यानी इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 40 न्यूटन, जो एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ब्लॉक चल पड़ेगा क्योंकि उधर 60 न्यूटन फोर्स है और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन आएगा
एफ एक्सटर्नल माइनस एफ काइनेटिक डिवाइडेड बाय मास, यानी 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन अपॉन मास ऑफ ब्लॉक यानी 10 kg, 20/10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू एफ स्टैटिक मैक्स से ज्यादा हो गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक और केस की बात करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर बताया नहीं गया हो कि ये स्टैटिक है कि काइनेटिक, तो आप दोनों म्यू एस म्यू के इक्वल टू म्यू ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा धीरे 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 बढ़ाया जाए तो कभी ना कभी तो ये ब्लॉक फिसल ही जाएगा। तो हमें पूछा गया है, इनिशियली ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लेते हैं, स्मॉल एंगल था, ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है। अब धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बढ़ाया जा रहा है, हम पता करना चाहते हैं कौन से एंगल थीटा पे ब्लॉक फिसल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली देन फाइंड मिनिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड। पता करना है धीरे धीरे अगर थीटा बढ़ाया जाए तो कम से कम कौन से एंगल पे जाके ब्लॉक फिसलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पता करेंगे उसके लिए? ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो आता है mg sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट कॉन्टेक्ट सरफेस के यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो आता है mg cos थीटा। ध्यान देने की बात है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है और mg cos थीटा की वैल्यू घटती है। यानी स्लाइड करवाने की कोशिश करने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और इसको स्लाइड होने से बचाने में जो पीछे फ्रिक्शन लगेगा वो होगा म्यू इंटू एन, या यूं कह सकते हो कि वो फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे ही ये स्लाइड कराने की कोशिश करने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तब ये स्लाइड कर जाएगा। इनिशियली जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है तो हम इसको एफ एस लिख सकते हैं। एफ एस का मैग्नीट्यूड 0 से मैक्स के बीच जरूरत के हिसाब से होता है। थीटा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जब कभी भी mg sin थीटा की वैल्यू एफ स्टैटिक की मैक्स वैल्यू को पार कर जाएगी या लिमिटिंग केस में उसके इक्वल हो जाएगी, उस मोमेंट पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा। तो हम लिखेंगे स्लाइड कराने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन mg sin थीटा जो लग रहा है, ये बढ़ते बढ़ते जब एफ स्टैटिक मैक्स के बराबर हो जाएगा यानी म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू एन की वैल्यू mg cos थीटा। इधर स्लाइड करवा रहा है कौन? mg sin थीटा। यहां से हम पता कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा को बढ़ाते बढ़ाते जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू के इक्वल होगी, उस मोमेंट पे इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगी। उससे बड़े एंगल के लिए ये स्लाइड कर जाएगा। उससे छोटे एंगल के लिए इसका एक्सेलरेशन 0 था और बड़े एंगल के लिए अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा और अपवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई मास। ये किस थीटा के लिए है? जब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो।
या फिर कह सकते हैं जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे तब आगे के लिए ये एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम और थोड़े आगे बात करेंगे। ये एंगल हमें याद रखना चाहिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जिस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है। कभी कभी इस मेथड को दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं। कैसे पता करेंगे? हम एक किसी भी सरफेस जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक, इन दोनों मटेरियल के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना हो तो इस पे ब्लॉक रखो, धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ाओ और जिस भी एंगल पे ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर दे वहां पे रोक के वो एंगल कैलकुलेट कर लो, मेजर कर लो। उस एंगल को यहाँ पे रखो, tan थीटा इक्वल टू म्यू से आप पता कर सकते हैं उन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। अब हम कुछ इस तरह के बात करते हैं जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन से हम काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ जाएंगे, या मिक्स्ड टाइप के एग्जाम्पल होंगे जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात आएगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की भी बात आएगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक को, m मास का ब्लॉक है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक को रख के उससे एक रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी को एक वर्टिकल वॉल से यानी दीवार से बांध देते हैं। इनिशियली रस्सी जस्ट टाइट है, टेंशन टेंड्स टू 0 है, लेकिन रस्सी सीधी है। अब मैं इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं जिसको 0 से धीरे 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 बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो मुझे पता करना है इस एक्सटर्नल फोर्स और रस्सी के टेंशन T में ग्राफ किस तरह का आएगा। उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, इधर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इधर ग्राफ में एक्सटर्नल फोर्स दिखाऊंगा और इधर टेंशन T दिखाऊंगा। अब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को धीरे 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 बढ़ाता हूं तो पहले इस रस्सी को पता भी नहीं चलता कि किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है क्या। कैसे? जैसे सोच के देखो, मान लो कि यहाँ पे एक अलमीरा रखी हुई है और इसके पीछे एक रस्सी बांध के दीवार से उसको जोड़ रखा है। अलमीरा को अगर मैं इस साइड से किसी एक्सटर्नल फोर्स से खींचता हूं तो छोटा फोर्स होता है तो रस्सी को पता भी नहीं चलता कि पीछे किसी ने इसको अलमीरा को खींचा है क्या। मैं फोर्स को बढ़ाते 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 जब इसके फ्रिक्शन की लिमिट को पार करूंगा, जब ये ब्लॉक चलने ही वाला होगा, चलना स्टार्ट करेगा, तब रस्सी को जानकारी पहुंचेगी कि कोई इस अलमीरा को चलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो उसको बैलेंस करने का काम टेंशन का नहीं है, पहले फ्रिक्शन का है। मैं जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाऊंगा धीरे धीरे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। कितना होगा बढ़ के? जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। का मतलब टेंशन की वैल्यू शुरुआत में 0। क्यों? अभी तक रस्सी को पता भी नहीं है। जब तक इसकी लिमिट पार नहीं होगी, जब तक इसकी हिम्मत टूटेगी नहीं, जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सटर्नल फोर्स को पार नहीं करवाएंगे, तब तक रस्सी को कुछ पता नहीं होगा, रस्सी की टेंशन 0 होगी। फिर जब भी F एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ते बढ़ते F इक्वल टू F स्टैटिक मैक्स पे पहुंच जाएगी, यानी म्यू एस इंटू एन पे पहुंच जाएगी, तब उसके आगे जितना भी एक्सटर्नल फोर्स हम बढ़ाएंगे टेंशन उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इस फ्रिक्शन की वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी टेंशन की होगी, यानी इसके बाद F के प्रोपोर्शनली टेंशन बढ़ती जाएगी। का मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन करवाने की हम कोशिश करते हैं तो पहली लड़ाई कौन लड़ता है? फ्रिक्शन। हम फोर्स बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई और सहायता लेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मैं काइनेटिक फ्रिक्शन का भी यूज करूंगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 10 kg, म्यू s इक्वल टू 0.6 एंड म्यू k इक्वल टू 0.5। हमने इस ब्लॉक को इनिशियली u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड देकर इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ चला के छोड़ दिया। हमें पता करना है इस ब्लॉक पर इनिशियली कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि इस पे फ्रिक्शन कौन सी नेचर का लगेगा। तो हम कहेंगे इनिशियली आपने कुछ वेलोसिटी दे दी ऐसी सरफेस पे जिसकी सरफेस फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड सरफेस पे ब्लॉक जब मूव करेगा तो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लगेगा तो वो किधर लगेगा, तो हम कहेंगे रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फिर कितना लगेगा, तो हम कहेंगे एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.5 इंटू एन कितना है mg cos थीटा इक्वल टू 0.5 इंटू mg cos थीटा कितना आता है, मास इक्वल टू 10 kg, mg cos 37 4/5 and it comes out 40 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हो गया 40 न्यूटन। फिर इसको अपोज करने वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा mg sin थीटा। तो ब्लॉक पर हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो फ्रिक्शन लगेगा और एक mg sin थीटा लगेगा। फ्रिक्शन आया 40 न्यूटन और mg sin थीटा आ जाएगा 60 न्यूटन। यानी ब्लॉक के मोशन का अपोज करने वाले दो फोर्स हैं जो दोनों वेलोसिटी के अपोजिट हैं, इसलिए एक्सेलरेशन आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, क्योंकि मोशन अपोज करता है तो हम उसको रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कितना फोर्स है, फ्रिक्शन है प्लस mg sin थीटा है डिवाइडेड बाई मास इक्वल टू फ्रिक्शन था 40 न्यूटन, mg sin थीटा 60 न्यूटन अपॉन मास 10 kg आ जाएगा माइनस 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम पता कर सकते हैं ये ब्लॉक कितनी देर बाद रुकेगा, कितनी दूरी तय करके रुकेगा। तो हम कहेंगे अगर पता करना हो कितनी देर बाद रुकेगा तो v इक्वल टू यू प्लस AT। बताइए रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी हम चाहते हैं 0 हो जाए, इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, सॉल्व करने पे t आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। फिर हम पता करना चाहते हैं 2 सेकंड बाद रुकेगा लेकिन तब तक कितना चल चुका होगा, यानी कितनी दूरी तय करके रुकेगा। तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as न्यूटन इक्वेशन, या फिर आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 10 इंटू s, यहाँ से 20s इज इक्वल टू 400, s इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी तय करके ये ब्लॉक रुकेगा और कितनी देर बाद, t1 कह देते हैं 2 सेकंड बाद। फिर इसमें एक अच्छा पार्ट होता है कि ये ब्लॉक कितने टाइम बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। बच्चे इसमें एक गलती करते हैं कि जितने टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में, 2 सेकंड में जाना 2 सेकंड में वापस आना, यानी अगर पूछा जाता है कि कितनी देर बाद ब्लॉक वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे देते हैं 2 सेकंड जाने के 2 आने के, यानी 4 सेकंड के बाद वापस पहुंच जाएगा। ऐसा
वो बच्चे इसलिए कर देते हैं कि उन्होंने पीछे के चैप्टर्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस की बात की होती है, जैसे बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, अगर 2 सेकंड तक बॉल ऊपर जाती है तो अगले 2 सेकंड में वापस आ जाती है। यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जाते टाइम फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन था, और जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ चलना शुरू करता है फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है, यानी इसमें फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस कारण से जो जाने का टाइम होगा वो आने का टाइम नहीं होगा। तो फिर आने का टाइम हमें अलग से पता करना पड़ेगा, और वो कैसे पता करेंगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें चेक करने की आदत होनी चाहिए कि अगर म्यू एस कुछ अलग दे रखा है, म्यू के से अलग म्यू एस है, तो जाके जब रुकेगा तो वापस नीचे की तरफ चलेगा या फिर वहीं रुक जाएगा, पहला ये चेक करना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको नीचे की तरफ चलाने वाला कौन है बताओ, mg sin थीटा। कितना है mg sin थीटा इक्वल टू 60 न्यूटन। फिर इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंट के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई यानी रुक गया, तो एफ स्टैटिक मैक्स चेक करना चाहिए। तो हम कहेंगे वो कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस था 0.6 इंटू नॉर्मल 80 न्यूटन। नॉर्मल कौन है, mg cos थीटा। ये कितना बन जाएगा, 48 न्यूटन। 48 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम, जबकि स्लाइड करवाने की कोशिश करने वाला फोर्स mg sin थीटा है 60 न्यूटन, यानी ये फोर्स स्टैटिक मैक्स से ज्यादा है, यानी ब्लॉक वापस चल पड़ेगा। और वापस चल पड़ेगा तो जैसे ही वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक। कितना लगता है, म्यू के इंटू एन, 0.5 इंटू 80 इक्वल टू 40 न्यूटन। इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा ध्यान से देखना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा लगता है, लेकिन फ्रिक्शन जो काइनेटिक नेचर का है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एफ के अपॉन मास। यहाँ पे इस बार माइनस है, पिछले केस में जब ऊपर जा रहा था तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो प्लस था। mg sin थीटा था 60 न्यूटन माइनस एफ काइनेटिक 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 10 kg इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाते टाइम इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, लेकिन आते टाइम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमसे पूछा कि वापस कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो हम आने का टाइम पता करना चाहें तो वापस कब पहुंचेगा, जितनी दूरी जाते टाइम तय करी उतनी ही वापस तय करो अपोजिट डायरेक्शन में। का मतलब कितना मीटर चलो, 20 मीटर। यानी आगे के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चलना है आपको 20 मीटर। तो चेक करते हैं टाइम कितना लगेगा। टाइम चेक करने के लिए मैं इधर आ जाता हूं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s हमको वापस आना है 20 मीटर, क्योंकि हम 20 मीटर ऊपर गए थे। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एक बार रेस्ट में आ गए थे, प्लस हाफ a की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। ये बन जाता है टी स्क्वायर इक्वल टू 20, यानी t इक्वल टू √20 सेकेंड। इसको t2 कह देते हैं। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, 2√5 सेकेंड। ये आने का टाइम हो गया। हमसे पूछा था कितनी देर बाद ब्लॉक जाकर वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो हमको कहना चाहिए t इक्वल टू t1 प्लस t2। जाने का टाइम था 2 सेकेंड, प्लस आने का टाइम हो गया 2√5 सेकेंड। ये जाकर वापस आने का टाइम। कभी कभी इस पार्ट के साथ या अकेले एक और पार्ट पूछा जा सकता है कि जब ब्लॉक घूम के वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। घूमकर वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। कई बार जल्दबाजी में बच्चे आंसर दे देते हैं जितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, घूम फिर के वापस यहाँ पहुंचेगा तब उतनी वेलोसिटी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में।
वो तब होती थी जब वर्टिकली अपवर्ड आपने ब्लॉक को फेंका था, या स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक को फेंका होगा, या इस बात को कह सकते हैं जब फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो ब्लॉक घूम के वापस यहाँ पहुंचता है तो उतनी वेलोसिटी होती है जितनी शुरुआत में दी थी। लेकिन यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन में फ्रिक्शन अपोज करने के लिए नीचे लग रहा था, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ब्लॉक वापस आता है तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने लग जाता है। फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी नेट फोर्स बॉडी पे कांस्टेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी वापस पहुंचेगा तो उतनी स्पीड नहीं होगी। तो फिर वो स्पीड कितनी होगी ये पता करना हो तो हम न्यूटन की इक्वेशन को और आगे बढ़ा देते हैं। वापस आते टाइम हमने पता कर रखा है एक्सेलरेशन 2 है और वापस आना कितना है 20 मीटर। तो न्यूटन से इक्वेशन से पता करते हैं कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा ब्लॉक वापस। फाइनल वेलोसिटी पता करना है, इनिशियल 0 प्लस 2 a की वैल्यू 2 s 20, ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 80, यानी v इक्वल टू रूट 80 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप और क्या कह सकते हैं 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ वापस पहुंचेगा, जबकि जाते टाइम हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड। इस एग्जाम्पल में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की बात की। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या यूज था, जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, उससे हमने एक्सेलरेशन पता किया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। हाईएस्ट पॉइंट पे ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया, तब वापस चल पाएगा कि नहीं ये एफ स्टैटिक मैक्स से हमने चेक किया। अगर चल जाता है तो फिर वापस काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। इसके बाद कुछ इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लॉक मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू एस इक्वल टू 0.3, म्यू के इक्वल टू 0.2। यहीं पे कैलकुलेट करके अगर रिलेटिव मोशन होगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा तो स्टैटिक मैक्स कितना लग सकता है, दोनों कैलकुलेट कर देते हैं। एफ स्टैटिक मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हम इनिशियली एक वेलोसिटी देके छोड़ेंगे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, u 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एफ स्टैटिक मैक्स जो लग सकता है वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन 0.3 इंटू नॉर्मल 20 न्यूटन इक्वल टू 6 न्यूटन। एफ काइनेटिक कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन 0.2 इंटू 20 इक्वल टू 4 न्यूटन। हमें इनिशियल वेलोसिटी देकर पूछा जा सकता है कि कितनी दूर चल के ब्लॉक रुक जाएगा, कितने टाइम बाद रुक जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो कि हॉरिजॉन्टल में होगा और इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सटर्नल फोर्स ये है, और हमें पता करना है कि ब्लॉक कितनी दूरी तय करके रुक जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना चाहिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। हम कहेंगे वो नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी के अपोजिट
नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, एक तो F होगा और एक F काइनेटिक होगा डिवाइडेड बाय मास। F कितना है, F एक्सटर्नल है यहाँ पे 10 न्यूटन प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन भी F एक्सटर्नल की डायरेक्शन में ही है, कितना 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना आ जाएगा -14/2 यानी -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक कितनी देर बाद रुकेगा, तो हम कहेंगे V = U + AT, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, एक्सेलरेशन -7 × T = 10/7 सेकेंड। ब्लॉक वापस आएगा कि नहीं, वापस हम कहेंगे जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी तब भी ये फोर्स अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट डायरेक्शन में ये फोर्स अगर लगता रहेगा तो ब्लॉक रुक जाएगा, तब भी ये फोर्स लगता रहेगा। ये फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलने से रोकने की कोशिश करेगा, तब एक्सेलरेशन A2 कह देते हैं। इस बार एक्सेलरेशन आएगा एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 2 = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वापस चलना जैसे ही स्टार्ट करें हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए F स्टैटिक मैक्स से ज़्यादा फोर्स है क्या जो इसको चलाएगा, क्योंकि अगर वो फोर्स F स्टैटिक से कम हुआ तो हम कह सकते हैं ब्लॉक वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आता तो फिर एक्सेलरेशन या फिर आगे के टाइम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम कह सकते हैं इतने एक्सेलरेशन से वापस चलना शुरू हो जाएगा, और उसके आगे पूछा जा सकता है कि वापस कितनी देर में पहुंचेगा, वापस पहुंचेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, टोटल जाकर वापस आने का टाइम क्या होगा। यानी जो लास्ट अपना एग्जाम्पल था ठीक उसी तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। ध्यान रखने की बात होती है कि इसमें फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है ज़रूरत के हिसाब से। हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। टेन kg ब्लॉक, F एक्सटर्नल, इस बार फोर्स मैंने किसी एंगल पे इंक्लाइंड ले लिया, θ = 37 डिग्री, F = 100 न्यूटन। म्यू = 0.5। म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया तो दोनों की वैल्यू यही ले सकते हैं। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में है, F एक्सटर्नल 100 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 डिग्री है। हमें पता करना है कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ इट मूव्स। इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, पहले फोर्स के दोनों कंपोनेंट पता करने चाहिए। एक कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट आएगा F cos थीटा दैट इज 80 न्यूटन, दूसरा कंपोनेंट आएगा F sin थीटा दैट इज 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन फोर्स जो है ये इस ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इसका mg 100 न्यूटन है यानी उठा तो नहीं पाएगा, लेकिन ये जो फोर्स है ये दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच के नॉर्मल को कम कर देगा। यानी यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू के इंटू n 0.5 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, तो हम कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, अपवर्ड में आपने लगा दिया F sin थीटा, तो नॉर्मल बचेगा कितना, mg था 100 न्यूटन माइनस F sin थीटा 60 यानी नॉर्मल हो गया 40 न्यूटन। तो 0.5 इंटू 40 = 20 न्यूटन। फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ 20 न्यूटन।
क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू एफ साइन थीटा ने कम कर दी। जैसे ही आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाए, दूसरा कंपोनेंट जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल जो रिलेटिव मोशन डेवलप करेगा वो है 80 न्यूटन, यानी रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ हॉरिजॉन्टल या एफ पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस माइनस एफ काइनेटिक डिवाइडेड बाय मास। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था 80 न्यूटन, माइनस फ्रिक्शन कैलकुलेट किया हमने 20 डिवाइडेड बाय मास है 10 kg, और ये बन जाएगा 60/10 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी में अभी मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के एक्सेलरेशन आपसे पूछा, इसमें आप चेक कर सकते हैं। पहले नॉर्मल चेंज हो जाएगा ध्यान देने की बात। दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसको चलाने की कोशिश करेगा वो चला पाएगा, या एफ स्टैटिक मैक्स से अगर कम रह गया तो हो सकता है ना चला पाए। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि हम चेक करें कि इसको चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं। The next question is, there is a block of mass m kept on rough horizontal surface and a force F is applied at angle theta with horizontal, and F is increased gradually such that the block just starts to slide. हम चाहते हैं कि F को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो कौन से F पे जाके ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कहेंगे स्लाइड कौन कराएगा, F cos थीटा। बचाने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शन। कौन सा, स्टैटिक। F स्टैटिक मैक्स कितना लग सकता है, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू म्यू इंटू एन कितना होगा, तो हम कहेंगे ऊपर एफ साइन थीटा इसके नॉर्मल को कम करेगा तो बचेगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। जब कभी भी एफ कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एफ स्टैटिक मैक्स के बराबर हो जाएगी, तब ब्लॉक जस्ट मूव करने की कंडीशन में आएगा, यानी हम कहेंगे एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ स्टैटिक मैक्स जस्ट टू स्लाइड। एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ स्टैटिक मैक्स की वैल्यू लिखता हूं म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। यहां से एफ कैलकुलेट करता है, एफ कॉमन कॉस थीटा प्लस इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू, इधर था साइन थीटा सॉरी, म्यू साइन थीटा इक्वल टू इधर क्या बच गया, म्यू एम जी। बताइए एफ क्या आता है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स की कम से कम वैल्यू है जो इसको गिवन एंगल थीटा पे अगर फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो कम से कम इतना फोर्स चाहिए जो ब्लॉक को स्लाइडिंग स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए। अब थीटा के लिए भी अगर परमिशन दी जाए, थीटा क्वेश्चन में फिक्स्ड नहीं हो कि इस थीटा पे फोर्स लगाना है, आपको बोल दिया आप किसी भी थीटा पे लगाओ, थीटा को वेरी करके देख लो, लेकिन ये चेक करो कम से कम कितने फोर्स पे इसको चलाया जा सकता है। थीटा आप अपनी मर्जी से ले, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे f जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन से थीटा पे फोर्स लगाने पर f का मिनिमा आएगा, यानी कौन से थीटा पे फोर्स लगाएं कि कम से कम फोर्स में ब्लॉक स्लाइड कर जाए। तो यहाँ पे f फंक्शन ऑफ थीटा है, इसका मिनिमा चेक करना हो तो हम लिख सकते हैं df बाई डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा tan थीटा इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, यानी इस थीटा पे फोर्स लगाने पर ब्लॉक
कम से कम फोर्स में चलाया जा सकता है। फिर अगर आपको थीटा पता चल गया कि इस थीटा पे फोर्स लगाने पर ब्लॉक कम से कम फोर्स में चलाया जा सकता है, तो उस थीटा को यहाँ रिप्लेस कर दे तो वो एफ मिनिमम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। थीटा को इस फंक्शन में रखने पर एफ मिनिमम सॉल्व करने पर आता है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एफ मिनिमम म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते टाइम बोला जा सकता है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो कम से कम कितने फोर्स में चलाया जा सकता है, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल अगर लगाया है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम से कम म्यू एम जी के बराबर चाहिएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है थीटा की कुछ वैल्यू देकर पूछा जाए कि इस थीटा पे अगर फोर्स लगाएं तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी गिवन थीटा है वो रखो, आप गिवन थीटा पे मिनिमम फोर्स पता कर सकते हैं कि इतने फोर्स में चल जाएगा। और तीसरा केस हो सकता है कि थीटा आप अपनी मर्जी से चुनो, थीटा के लिए कुछ नहीं बोला जाए, आपको बोल दिया जाए बस ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसको कम से कम कितने फोर्स से चलाया जा सकता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से थीटा पे फोर्स लगाए कि ब्लॉक कम से कम फोर्स में चलेगा, तो वो थीटा आता है tan इनवर्स म्यू। और इस थीटा पे फोर्स लगाने पर चलाने वाला कम से कम जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया, यानी जिस मिनिमम फोर्स से इसको चलाया जा सकता है, वो है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये था मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स और इसके अलग अलग केस जिनके थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।